नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज आपका स्वागत करती हूँ। ये यूट्यूब पे मेरा दूसरा वीडियो है। अपना पहला वीडियो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था जिसका टॉपिक व्हाट इज इकोनॉमिक्स था। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं अपने वीडियोस प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जिससे कि मेरा कॉलेज एफिलिएटेड है, के अर्थशास्त्र विषय के ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताऊंगी और ये वीडियो मेरा दो पार्ट में है। पहला पार्ट जिसे आज मैं पोस्ट कर रही हूँ उसे मैंने इक्विलिब्रियम पार्ट 1 का नाम दिया है और इसमें मैंने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर ही फोकस किया है। वीडियो का अगला पार्ट भी मैं शीघ्र बनाऊंगी और अगले पार्ट में मैं इक्विलिब्रियम के अन्य प्रकारों पर चर्चा करूंगी। तो अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आप छात्र छात्राओं से और जो कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये विनम्र अपील करना चाहूंगी कि सभी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अपना सक्रिय योगदान देते रहे, घर में ही रहे, यदि बहुत जरूरी हो केवल तभी घर से बाहर जाएं और यदि बाहर जाएं तो हमेशा मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास रहने वाले वृद्ध लोगों एवं निर्धन लोगों की आवश्यकताओं का भी जरूर ध्यान रखें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। साथ ही बार बार साबुन से अच्छी तरह से हाथ को मल मल कर धोते रहें। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। मेरे इस वीडियो का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसे हम हिंदी में संतुलन या साम्य भी कहते हैं। What is equilibrium? संतुलन क्या है? Equilibrium is a condition or state in which opposite forces are balanced. संतुलन एक ऐसी स्थिति या अवस्था होती है जिसमें परस्पर विरोधी शक्तियां संतुलित अर्थात समान आकार की, इक्वल मैग्नीट्यूड की हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उनका जो नेट इफेक्ट है वो शून्य हो जाता है। संतुलन या साम्य बेसिकली फिजिक्स या भौतिक शास्त्र की एक अवधारणा है। फिजिक्स में संतुलन की अवधारणा का प्रयोग एक ऐसी अवस्था या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी दिशा में मूव करने वाली शक्तियों के पाए जाने पर भी सिस्टम में गतिहीनता या स्थिरता की स्थिति का दर्शन हो। परंतु अर्थशास्त्र में संतुलन शब्द का थोड़े भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ गतिहीनता से नहीं है। संतुलन का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें कार्यशील शक्तियां इक्वल मैग्नीट्यूड की हो जाने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट तो कर देती है, परंतु आर्थिक साम्य में गति अनुपस्थित नहीं रहती है, बल्कि गति में परिवर्तन की दर अनुपस्थित हो जाती है। संतुलन की दशा में भी दोनों विरोधी शक्तियां एक ही दर से मूव करती रहती हैं। जब तक ऐसा होता है सिस्टम संतुलन में बना रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का वर्गीकरण। आर्थिक संतुलन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको क्लासिफाई करने का एक तरीका है इसको स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल में किसी कैटेगरी में क्लासिफाई करना। स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ साम्य। दूसरा, इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। इस तरह से शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हिंदी में अल्पकालीन साम्य एवं दीर्घकालीन साम्य। थर्ड, सिंगल और मल्टीपल इक्विलिब्रियम। इसको एकल अथवा बहुल संतुलन में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फोर्थ है स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक एवं प्रावैगिक साम्य। और लास्ट, विशिष्ट एवं सामान्य साम्य, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में मैं इसकी पहली कैटेगरी स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करूंगी। इसका आगे के प्रकारों के दूसरे प्रकार के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसके अन्य प्रकारों के बारे में बताऊंगी। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्थिर, अस्थिर तथा तटस्थ साम्य। In the case of stable equilibrium, there is a tendency for the object to revert to the original position. संतुलन स्थायी तब कहलाता है जब संतुलन स्थिति में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न होने पर कुछ समय पश्चात
संतुलन पुनः वापस उसी बिंदु पर फिर से स्थापित हो जाता है। कंसर्न फोर्सेस या वेरिएबल्स इस प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं कि संतुलन थोड़ी देर बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, जहां वो डिस्टर्बेंस के पहले था, फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है। शुम्पेटर ने स्टेबल इक्विलिब्रियम की तुलना एक कटोरे के अंदर रखी हुई बॉल से की। कटोरा या बॉल एक ओवल या गोल शेप का है, जिसके अंदर अगर बॉल रखी हो तो बॉल को थोड़ा सा मूव करने पर वो वापस उसी स्थान पर आके ठहर जाती है। इसे गिवन फिगर में हमने एक कटोरे में रखी हुई बॉल के जरिए दिखाया है। बॉल को यदि थोड़ा सा मूव करते हैं तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन या संतुलन की स्थिति में पुनः आ जाती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थायी संतुलन। The equilibrium is unstable when a slight disturbance evokes further disturbance, so that the original position is never restored. In this case, there is a tendency for the object to assume newer and newer positions once there is a departure from the original position. अस्थायी संतुलन की दशा में संतुलन स्थिति में एक बार किसी तरह का डिस्टर्बेंस होने पर संतुलन फिर से स्थापित नहीं हो पाता है। कंसर्न फोर्सेस या वेरिएबल्स जिन पर के संतुलन निर्भर करता है इस प्रकार से मूव करने लग जाते हैं कि सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निरंतर दूर और दूर हटता चला जाता है और निरंतर नई नई स्थितियों को प्राप्त करता है। इसकी तुलना एक पलट कर रखे गए कटोरे के ऊपर रखी गई बॉल से की जाती है। बॉल को जरा सा मूव करने पर वह फिसल कर नीचे आ जाती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाती। इसे फिगर में हमने सी कटोरे जिसको कि पलट के रखा गया है उस पर रखी हुई बॉल के जरिए दिखाया है। बॉल को हम जरा सा मूव कर देंगे तो वह निरंतर नीचे गिरती चली जाएगी और कटोरे में और दूसरी किसी भी जगह पर वह संतुलन को प्राप्त नहीं कर पाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या तटस्थ संतुलन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम is when the disturbing forces neither bring it back to the original position nor do they drive it further away from it. तटस्थ साम्य की स्थिति तब पाई जाती है जब संतुलन में डिस्टर्बेंस होने पर डिस्टर्बिंग फोर्सेस संतुलन को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं ला पाते पर फर्दर वो बहुत दूर भी नहीं ले जाते और संतुलन थोड़ी देर के बाद एक नई स्थिति में फिर से स्थापित हो जाता है। तटस्थ संतुलन की तुलना एक फ्लैट सरफेस पे रखी गई बॉल से की जाती है, जिसे फिगर में हमने बी बॉल के जरिए दिखाया है। क्योंकि फ्लैट सरफेस में है इसलिए इसे अगर थोड़ा सा मूव कर दिया जाए तो थोड़ी वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पे तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ी देर चल के दूसरी पोजीशन पर वो फिर से स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार के संतुलन को हम तटस्थ संतुलन कहते हैं। अब हम स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में एक्सप्लेन करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। फिगर 2 में डी डिमांड कर्व और एस सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये यूजुअली ऐसे ही होते हैं। डिमांड कर्व क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है इसलिए नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और सप्लाई कर्व प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है इसलिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। द इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट पॉइंट ई जो कि दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये ई पॉइंट पे मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई आर बैलेंस्ड। तो ओपी बिंदु पे ही मार्केट में संतुलन है क्योंकि यहीं पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों में संतुलन है। ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि ओपी प्राइस पर बायर्स जितना खरीदना चाहते हैं ओपी प्राइस पर सेलर्स उतना ही सेल करना चाहते हैं और इसीलिए मार्केट में इक्विलिब्रियम की स्थिति है। मतलब ना एक्सेस डिमांड है और ना ही एक्सेस सप्लाई है। माना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण किसी समय प्राइस बढ़कर OP1 पे चले जाते हैं, OP1 हो जाते हैं, पर OP1 प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं हो सकता क्योंकि प्राइस यहाँ पे टिकेंगे नहीं, उनमें डिक्लाइन करने की, नीचे की ओर गिरने की टेंडेंसी होगी क्योंकि OP1 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड जो कि हमें डिमांड कर्व की पोजीशन से पता चलती है वह P1A के बराबर है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड जो कि हमें सप्लाई कर्व से दिख रहा है वह P1B के बराबर है। तो मार्केट में AB के बराबर वह सरप्लस सप्लाई है
जो बिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि OP1 प्राइस पर डिमांड केवल P1A है। तो ये एक्सेस सप्लाई, ये सरप्लस सप्लाई क्रिएट हो गई है, और ये एक्सेस सप्लाई क्रिएट्स अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। प्राइस कम होने लगेंगे और प्राइस डिक्लाइन करने की ये टेंडेंसी तब तक चलती रहेगी जब तक कि वह वापस OP स्तर पे नहीं पहुंच जाते हैं, जहां डिमांड एंड सप्लाई वंस अगेन आर इक्वल। तो इस प्रकार पॉइंट E स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ने इसे संतुलन को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से ला दिया है। हम दूसरी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस प्राइस को उसकी इनिशियल या प्रारंभिक संतुलन स्थिति OP से घटाकर OP2 पर ले आए हैं। किसी भारी कारण के चलते प्राइस OP2 पर आ गए, थोड़ा नीचे की ओर आ गए, पर OP2 प्राइस पे हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड या डेफिसिट सप्लाई की स्थिति पाई जा रही है। डिमांड P2E1 है, जबकि सप्लाई केवल P2C है। हम जानते हैं कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस P से कम होकर P2 हो जाने पर डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई घट गई क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड की स्थिति पाई जा रही है, सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा है, और एक्सेस डिमांड प्राइस को हमेशा ऊपर की तरफ पुश करती है। प्राइस और मार्केट OP2 पर संतुलन में नहीं रहेंगे, बल्कि उनमें बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी, मूव करने की टेंडेंसी रहेगी, और ये तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि एक्सेस डिमांड समाप्त नहीं हो जाती। मतलब प्राइस OP2 से ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जबकि वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन OP पर नहीं पहुंच जाते, जहाँ पे मार्केट संतुलन में है, क्योंकि यहीं पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। तो फिगर 2 में मार्केट E पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जिसको हमने E बिंदु से प्रदर्शित किया है, उस पे बार बार डिस्टरबेंस होने पर भी प्राइस और क्वांटिटी वापस अपनी पुरानी स्थिति पे या संतुलन अपनी पुरानी स्थिति पर आके स्थिर हो जा रहा है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। मार्केट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दो तरह की स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। फर्स्ट, व्हेन सप्लाई कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, जब पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक हो, एंड सेकंड, व्हेन डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, मतलब जब जो डिमांड वक्र है उसका ढाल धनात्मक हो। इस स्लाइड में हमने प्रथम स्थिति को एक्सप्लेन किया है, अगली स्लाइड में हम द्वितीय स्थिति को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट व्हेन सप्लाई कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। हम जानते हैं कि डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है। ये बहुत रेयर है पर पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसे हमने फिगर 3 में दिखाया है। इस फिगर में मार्केट E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई की स्थिति बन रही है। दोनों कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, पर डिमांड कर्व की स्लोप सप्लाई कर्व की स्लोप से ज्यादा है, और इसलिए वह डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है, और E बिंदु पर डिमांड एंड सप्लाई के बीच का संतुलन स्थापित हो रहा है। पर यह संतुलन स्टेबल नहीं है, बल्कि अनस्टेबल है, अस्थायी है। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण यदि प्राइस OP से नीचे की ओर आ जाते हैं, तो नीचे की ओर मतलब OP से कम प्राइस पर एक्सेस सप्लाई की स्थिति बन रही है। एक्सेस सप्लाई हमेशा प्राइस को और नीचे ले जाती है, इसलिए प्राइस फिर से और नीचे जाएंगे और घटते जाएंगे और अपनी पुरानी पोजीशन OP पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण प्राइस OP से ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो वहां एक्सेस डिमांड की स्थिति बन रही है, जो प्राइस को फर्दर और ऊपर ले जाएगी, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमेशा ही प्राइस को और ऊपर की ओर पुश करती है। तो यहाँ पर E द्वारा व्यक्त संतुलन अनस्टेबल है, क्योंकि डिस्टर्बेंस के बाद वह अपनी पुरानी पोजीशन E पर फिर से स्थापित नहीं होता और दूर हटता जाता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होने की दशा में भी हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति केवल तभी प्राप्त होगी जब सप्लाई कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से कम हो। मतलब डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से नीचे की ओर काटे, डिमांड कर्व ऊपर हो सप्लाई कर्व नीचे हो। यदि सप्लाई कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से ज्यादा होगा
तो उस अवस्था में सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को ऊपर से नीचे की ओर काटेगा। सप्लाई कर्व ऊपर होगा, डिमांड कर्व नीचे। तो ऐसे में यदि किसी कारण प्राइस अपने इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी के ऊपर आगे जाएंगे तो वहां पे एक्सेस सप्लाई की स्थिति बनेगी, जो प्राइस पर डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी, नीचे की ओर गिराएगी प्राइस को, और प्राइस घटने लगेंगे और घटते घटते वो वापस ओपी पर आ जाएंगे। तो यहाँ हमें अनस्टेबल नहीं बल्कि स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी कारण से यदि प्राइस घटकर ओपी से नीचे आ जाते हैं तो प्राइस के नीचे आने की दशा में नीचे की ओर एक्सेस डिमांड की स्थिति बनेगी, जो प्राइस को ऊपर की ओर खींचेगी। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि सप्लाई कर्व नेगेटिव स्लोप है भी तो भी हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केवल तब प्राप्त होगा जब सप्लाई कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से कम होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से काटेगा, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई कर्व को काटेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। इस स्लाइड में मैंने दूसरी स्थिति को एक्सप्लेन किया है। डिमांड कर्व यूजुअली तो नेगेटिवली स्लोप्ड ही होता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यह पॉजिटिवली स्लोप्ड ही पाया जाता है, जैसे कि गिवन गुड्स के केसेस में। इस फिगर में डिमांड एंड सप्लाई दोनों कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, पर साथ ही सप्लाई कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से ज्यादा है। मतलब सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को यहाँ पे नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर निकल रहा है। यहाँ ई द्वारा व्यक्त किया गया संतुलन अनस्टेबल संतुलन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि प्राइस यदि किसी प्रकार ओपी मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऊपर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट सप्लाई की स्थिति बन रही है, जिस कारण प्राइस और ऊपर की ओर मूव करते रहेंगे। इसी प्रकार यदि एक बार संतुलन स्थिति के नीचे आ जाते हैं यदि प्राइस एक बार संतुलन स्थिति के नीचे आ जाते हैं तो नीचे डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई के कारण वो और नीचे जाते रहेंगे। तो डिमांड कर्व पॉजिटिव होने पर भी हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, लेकिन यहाँ भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, कि जब सप्लाई कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है, अर्थात सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा, केवल तभी हमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर डिमांड कर्व का स्लोप ज्यादा है सप्लाई कर्व के स्लोप से तो वहां पे हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट का डिटेल एनालिसिस डॉक्टर मार्शल और डॉक्टर वालरा ने किया है, दोनों ही लोगों ने किया है, पर दोनों का एनालिसिस का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। वालरा की प्राइस एडजस्टमेंट अप्रोच है व मार्शल की क्वांटिटी एडजस्टमेंट अप्रोच है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे कभी किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अप्रोचेस डिफरेंट होने के कारण दोनों के रिजल्ट भी डिफरेंट है, दोनों के कंक्लूजन्स भी डिफरेंट है। मार्शल के एनालिसिस में जब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है तो वालरा के एनालिसिस में हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, और मार्शल के एनालिसिस में जब हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है तब हमको वालरा के एनालिसिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने वालरा के अप्रोच को फॉलो किया है, जो कि प्राइस एडजस्टमेंट अप्रोच है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या तटस्थ साम्य। मार्केट में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्थिति तब पाई जाती है जबकि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जैसे कि हमने पिछली फिगर्स में देखा है, हमेशा प्राइस और आउटपुट के किसी यूनिक कॉम्बिनेशन पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उस अवस्था में स्थापित होता है जबकि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व प्राइस और आउटपुट के किसी यूनिक कॉम्बिनेशन पर इंटरसेक्ट नहीं करते, बल्कि प्राइस की या फिर क्वांटिटी की एक बड़ी रेंज पर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, जैसा कि फिगर 5A और 5B में दिखाया गया है। 5A में डिमांड एंड सप्लाई कर्व प्राइस की PP1 रेंज पर कोइंसाइड कर रहे हैं। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन E है, जिससे इक्विलिब्रियम प्राइस OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ डिटरमिन हो रही है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम E में कोई डिस्टरबेंस के कारण प्राइस नीचे आने लगते हैं तो नया संतुलन प्राइस P से नीचे P1 तक की रेंज में कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि प्राइस के इस रेंज में क्वांटिटी डिमांडेड
एंड क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे के समान है, जो कि OM से दिखाया गया है। PP1 रेंज या EE1 रेंज के बीच आने वाला कोई भी संतुलन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस की PP1 रेंज के लिए न्यूट्रल है। इसलिए EE1 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की रेंज को दिखा रहा है। अब हम फिगर 5B पे आते हैं। फिगर 5B में डिमांड एंड सप्लाई का क्वांटिटी की MM1 रेंज में कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड की MM1 रेंज का प्राइस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड की MM1 रेंज या मात्राएं प्राइस को प्रभावित नहीं कर रही हैं। मार्केट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन द MM रेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। इसलिए यहाँ भी EE1 रेंज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की रेंज है। अब मैं अपना ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। इक्विलिब्रियम के अभी कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, कुछ टाइप्स में, जिनके बारे में भी मुझे कुछ बताना है। उन्हें मैं आगे के वीडियोस में कवर करूँगी। धन्यवाद।